वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग CPQS के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन जांचने की कोशिश कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट 4 अभी आपके सामने आज की क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, टेलीविज़न बॉट फॉर रेट 12,000 में एक टेलीविज़न परचेज़ किया गया। देखो ये मॉक टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई चीज़ डिटेल में आपको नहीं समझाई जाएगी। डिटेल सोल्यूशन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप 1 के लिए बोल रहे हैं, इसी टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपर अटैम्प्ट लेते रहेंगे, उनका ग्रुप 1 ईजिली कवर होगा। पेपर अटैम्प्ट लेने के बाद में अपना फीडबैक देंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आप उस फीडबैक में क्या मुझे बता रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट 12,000 रुपये में यानी 12,000 रुपीज़ में परचेज़ किया जाता है और 13,500 में सेल किया जाता है। वेरिएशन कितने का आ गया है? वेरिएशन 500 का आ गया है। पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस कितना है। आप जानते हैं अगर आप कोई चीज़ 12,000 में परचेज़ कर रहे हैं और 13-13,500 में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको प्रॉफिट है। अब क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो ये कितने पर प्रॉफिट हुआ है? ये बच्चा 12,000 पर प्रॉफिट हुआ है, यानी अपॉन में 12,000 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल होते हैं और 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल होता है। यहाँ से 150 अपॉन 12, शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 टू जा एंड 6 5 जा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स देख करके कि आप लोग प्रॉपर मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे पा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के डाउट्स को मैं कवर करता चलूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बोल रहा है इफ़ 100 ईयर्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड द सन। यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, टाइपोग्राफिकल एरर है ये। अच्छा, तो फादर और सन की जो एज है, एक्स प्लस वाई की जगह पर हम लोग इसको कट कर देते हैं और हम लोग एक्स प्लस वाई की जगह पर रन करा देते हैं। इसको कट करो यहाँ से। एस से सन हो गए, एफ से फादर हो गए, ये सही है। तो एस प्लस एफ इसकस टू कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। फिर कहा जा रहा है 2:1 वॉज द रेशियो ऑफ फादर एंड सन बिफोर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा, बोल रहा है 5 साल पहले जो इनकी एज का जो रेशियो था वो 2:1 था। अच्छा, 2:1 ये एज का रेशियो कब था? 5 साल पहले। तो अगर हम ये मानते हैं कि जो करंट एज है, अगर हम ये मान लेते हैं, आफ्टर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो उनकी करंट एज है, तो अगर हमने एज्यूम किया कि जो फादर की करंट एज है वो x हो जाएगी, तो जो सन की करंट एज है वो कितनी हो जाएगी? अगर फादर की करंट एज x है तो बच्चा सन की करंट एज कितनी हो जाएगी? आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। लेकिन ये रेशियो तो हमको तब मिलेगा ना जब क्वेश्चन में कहा गया 5 साल पहले, और आप जानते हैं कि जब भी 5 साल पहले की बात होती है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हमें माइनस का 5 कर देना है। आफ्टर के लिए प्लस रन होता है और बिफोर के लिए माइनस रन होता है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपको आउटपुट में देखने को मिलता है x माइनस 5 अपॉन, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? 95 माइनस एक्स इक्वल टू, हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनता है, क्या देखने को मिलेगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 95 टू जा 200 मीन्स 190 माइनस 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 2x देन वी गेट दी 3x, केवल ट्रांसफ़र किया है और ये मुझे लगता है 195। अरे x की वैल्यू भी तो जनरेट कर सकते हैं। 3 6 जा 3 5 जा कितना आया? 65। कितना जनरेट हुआ? 65। क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। किनके किनके बीच में? फादर और सन के बीच में आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ पर एक वर्ड ये ज्ञान वाला है और एक ये।
यार अगर करंट एज अभी हम देख रहे हैं तो फादर की करंट एज कितनी आ रही है 65, तो जो सन की करंट एज होगी वो क्या हो जाएगी -65 हमने कर दिया। तो यहाँ से मुझे लग रहा है शायद 35 हमें करंट एज मिल जाएगी। 10 साल के बाद पूछ रहे हैं तो 10 साल के बाद मतलब यहाँ पर हमने 10 को ऐड कर दिया और इस सिचुएशन में ये हो जाता है 45, जबकि यहाँ पर जब हमने 10 को ऐड किया तो इस सिचुएशन में ये हमको दे देता है 75। खूब बात समझ आती है। अब हमें क्या करना है, रेशियो जनरेट करना है फादर और सन का। तो 75 रेशियो 45, कुछ कैंसिल नहीं करा पाएंगे, मुझे लगता है 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 5 जा और 15 3 जा। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हालांकि अगर हम चाहें तो इसे ट्रिक से भी अटैम्प्ट ले सकते हैं, आप इजीली इसको अटैम्प्ट ले पाएंगे ट्रिक से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे ट्रिक से अटैम्प्ट लें और मुझे बताएं कि आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अ मैन स्पीड विद अ करंट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि जो मैन की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। मैन्स स्पीड विद करंट, अरे भैया विद करंट, करंट मतलब धारा है यानी स्ट्रीम की बात की जा रही है। मैन प्लस करंट इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट की जो स्पीड है वो कितनी है 2.5, कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जो मैन की जो स्पीड है वो मैन की स्पीड कितनी जा रही है, माइनस कर देते हैं तो 12.5 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट। अच्छा, बोल रहा है कि व्यक्ति की जो स्पीड होगी वो धारा के विपरीत क्या होगी, तो धारा किस स्पीड से बह रही है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो व्यक्ति की स्पीड होगी उसमें क्या कर दिया जाए 2.5 और माइनस कर दिया जाए, देन वी गेट दी 10 किलोमीटर पर आवर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप इस बात को बेहतर तरह समझ पा रहे हैं कि ये नदी है, ये नदी इस डायरेक्शन पे अगर हम ये मान लेते हैं कि नदी की जो इस डायरेक्शन में बह रही है और इसकी जो स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की है। अगर आदमी इस स्पीड से चलेगा यानी इसके जस्ट अपोजिट चलेगा तो वो अपनी स्पीड और प्लस उसको ये स्पीड फेस करनी पड़ेगी। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर टेक 50 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर वाइल दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये देखो जरा किस डायरेक्शन पे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन पे चल रही हैं। एक चीज़ तो हमको ये पता चलती है, तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड हम पता कर सकते हैं 60 - 40, देन वी गेट दी 20। क्या कहा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड है। फिर क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा है कि ये 50 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। अच्छा, 50 सेकेंड में क्रॉस करती हैं और यहाँ पर जो डेटा गिवन किया जा रहा है वो किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा काम क्या है दैट वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इन अ सेम यूनिट, और इसलिए हमने क्या किया 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है। पास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा 5/18 किस तरह से जनरेट होता है। डाउट सीजन में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे वीडियोस को वॉच करते रहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपको कैंसिल करने के बाद में 100/18 देखने को मिल जाता है। कितना देखने को मिलता है 100/18। मुझे लगता है कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो 50/9 जनरेट हो जाएगा। कितना जनरेट हो जाएगा 50/9, यानी 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या कह रहा है कि 50 सेकेंड में टोटल क्रॉस कर जाती है, ये स्पीड दे दी गई है, ये टाइम दे दिया गया। तो मुझे लगता है स्पीड फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस हमारे पास जनरेट हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी जनरेट होगी, स्पीड इनटू टाइम। ये बात सही है। स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, स्पीड आ गई है 50/9 इंटू टाइम हमारे पास कितना है 50 है। देन वी गेट दी 2500/9। क्या कहा 2500/9। अच्छा, अब वो पूछ क्या रहा है जरा ये देख लेते हैं। ये इतनी डिस्टेंस कवर हुई है। व्हाट टाइम विल दे टेक द क्रॉस ईच अदर इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। और इस दौरान हमें जो रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, रिलेटिव स्पीड हमें देखने को मिलेगी
100 किलोमीटर पर आवर। क्या देखने को मिलेगा? 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आया ये डिस्टेंस किस में निकला हुआ है? मीटर में निकला हुआ है। तो हमको इसे क्या करना चाहिए? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें 5/18 से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई कराया ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया किसमें? ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये बदलेगा मीटर पर सेकेंड में। कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है 250। अरे भाई कैंसिल हो रहा है। 250/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछ रहा है, रिलेटिव स्पीड पता है, फिर हमको टोटल डिस्टेंस पता है। मुझे लगता है कि टाइम पूछ रहा है, तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो शायद T=2 आपको पता चल जाता है। क्या? T=2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 2500/9 होल अपॉन। हाँ बोल बच्चा, कितना जनरेट हो जाएगा? स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है? 250/9। क्या कहा? 250/9। मुझे लग रहा है शायद ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा और एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली वी गेट 10 सेकेंड। कितना जनरेट हो जाता है? 10 सेकेंड। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरह समझ आ रही हैं। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 30 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ए का अगर एक दिन का हम काम देखें, ए इज़ 1 डे वर्क, ए इज़ 1 डे वर्क, तो कितना जनरेट हो जाता है? 1/24। देखो ये सब चीज़ें मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत डिटेल में समझाया और बहुत इजी वे में ट्रिक से बताया। इन सब सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से ही अटैम्प्ट लेना है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। फिर जब बी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बार बार डिमांड आ रही थी कि सर इसको डिस्क्रिप्टिव समझाइए, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इन सारी चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से ही अटैम्प्ट लेंगे और मॉक टेस्ट में लगातार हर एक टेस्ट में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस मैं ले करके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। अगर तीनों का हम एक दिन का काम देखते हैं तो तीनों को हम मिला करके एक दिन का जो काम आएगा, मुझे लग रहा है LCM आ जाएगा 120। शायद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 5 प्लस LCM लेना बच्चा तीनों का, तो आपको 5 + 4 + 3, देन वी गेट दी 12/120, देन वी गेट दी 1/10। यानी ये तो एक दिन का काम है जब तीनों लोग मिल करके काम करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है? अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर सी जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी अगर 4 दिन पहले काम छोड़ करके जा रहा है तो ए और बी ने अंतिम 4 दिनों में कितना काम किया? क्या कहा? ए और बी का अंतिम 4 दिनों का काम। तो ए और बी का एक दिन का काम तो हमको पता है 1/24 + 1/30, ये एक दिन का काम है। अगर हमें 4 दिन का काम पता करना होगा तो हम क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के दौरान मुझे लगता है कितना जनरेट हो जाएगा? 120 शायद जनरेट हो जाएगा। 120 यहाँ से 5 जनरेट हो जाएगा, यहाँ से 4 जनरेट हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन से बाहर 4 चल रहा है। मुझे लगता है 4 3 जा 30, तो 9/30 कितना जनरेट हो जाता है? 9/30 कितना जनरेट हो जाता है? 9/30। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा और कैंसिल होगा तो शायद 3/10 मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 3/10। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। यानी ए और बी अगर अंतिम 4 दिन मिल करके काम करते हैं तो 3/10 वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? जो रिमेनिंग वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? RW मतलब रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क मान लिया 1, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? 3/10। और यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? 7/10। तो बचा हुआ जो कार्य है, यानी जो स्टार्टिंग के डेज में जो काम कंप्लीट होगा वो कितना काम करना है? 7/10 काम करना है। तो 7/10 जो काम होना है वो तो ABC तीनों लोग मिल करके काम करेंगे। तो अगर ये तीनों मिल करके काम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा भाई?
इसका मतलब ये होगा कि ये जो 7/10 आ रहा था, तो देखो स्टार्टिंग में जब तीनों लोग मिल कर के काम कर रहे थे तो 1/10 कंप्लीट हो रहा था। हमें करना कितना है, 7/10 करना है। तो भैया ये एक दिन का काम था, तो अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 7 दिन का मुझे लगता है काम जनरेट हो जाएगा 7/10। और शायद यही हमारी अभी रिक्वायरमेंट भी चल रही थी। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 7 डेज़ में ABC मिल कर के इतना काम कंप्लीट करते हैं, फिर सी काम छोड़ करके चला जाता है। तो जो शेष कार्य है वो कौन करता है, 7 दिन में तीनों मिल करके काम करते हैं, फिर सी छोड़ करके चला जाता है। तो बचा हुआ जो कार्य है वो 4 दिन में ए और बी मिल करके करते हैं। तो जो टास्क कंप्लीट होगा वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 11 डेज़ में। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से लगाएंगे, ये इन सब मेथड में थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है। साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताया करो, अपना टाइमिंग भी मेंशन किया करेंगे कितने शॉर्ट टाइम में आप चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, x-2 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज। मैंने ये आपको कई बार बताया है। m1d1 इक्वल्स टू m2d2। क्या कहा, m1d1 इक्वल्स टू m2d2, m2d2। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जो अदर वर्क जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो सब अपॉन में चली जाएंगी। जैसे यहाँ से मान लेते हैं W1, यहाँ से मान लेते हैं W2। अब देखो ज़रा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, x-2 मैन, तो ये m1 हो गया, ये m1 हुआ। फिर कह रहा है कैन, ये d1 हुआ x डेज। तो m1d1 इक्वल्स टू m2 x + 7, ये m2 हो जाता है। और d2 जो है डेज वो क्या हो जाता है, x-10। एक चीज़ आपने नोटिस की, ये पूरा काम कर रहा है जबकि ये 70% ही काम कर पा रहा है। यानी से टोटल वर्क का 75%, टोटल वर्क का 75%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भैया ये जो 75% है ये अपॉन में चला जाएगा। मतलब 75/100, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 3/4। इसका मतलब ये होता है कि 4 ऊपर चला जाता है, तो ये हमको देखने को मिलता है x² - 2x। बच्चा मल्टीप्लाई करा दिया है। इसका टू यहाँ से अभी आपको देखने को मिलेगा x² माइनस यहाँ से शायद मुझे लग रहा है 7x - 10x माने -3x और माइनस का 70। ये बात समझ आती है। 4 ऊपर चला जाता है, यहाँ से 3 इधर आ जाता है, यहाँ से 3x² - 6x इक्वल्स टू, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 4x² - 12x - 280। सबको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x² इसको उधर लाए हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र किया है, 6x को ट्रांसफ़र किया, देन वी गेट दी माइनस का 6x और फिर -280 इक्वल्स टू 0। ये बात तो सही है। मुझे लगता है 1420 ये इसका जो फैक्टर होगा वो शायद चला जाएगा x² माइनस 20x माइनस प्लस का 14x माइनस 280 इक्वल्स टू 0। एक काम करना है बच्चा, इसका फैक्टर कर लेना है। मुझे लगता है इसका फैक्टर जनरेट हो रहा है x + 14 और साथ ही साथ दूसरा जनरेट हो रहा है x - 20 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। x नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए जो हमारे पास एडॉप्टेबल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 20। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x की वैल्यू -14 है, पॉसिबल है। तो बच्चा जब यहाँ पर ला करके रखोगे तो फिर ये आउटपुट आपको क्या देगा, ये आउटपुट आपको दे देगा -14 माइनस का 2। अब आप मुझे बताओ कि क्या -16% को लाना कहीं से पॉसिबल होगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इसलिए x + 14 जो है ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा, हमारे लिए काम का x इक्वल्स टू 20 है। अब जब 20 आउटपुट हमारे पास आ ही गया है तो अब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। एक आउटपुट तो हमने यही ले लिया, x - 2 और यहाँ से x इक्वल, ये वाला देखो पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाता है x + 10 और आपसे पूछ क्या रहा है, डेज पूछ रहा है, d मान लेते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब सारी वैल्यूज़ बची क्या है, अभी x की वैल्यू हम लोगों ने जनरेट कर लिया है 20 है, इस 20 को उठा करके यहाँ रख दिया। 18 × 20 और इक्वल्स टू 20 + 10 बच्चा कितना हो जाता है 30 और इंटू d। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में मुझे लग रहा है कि शायद d की वैल्यू कितनी चली जाती है, 0 से 0 6 3 6 6 2 12,
डी इसकस टू कितना आ रहा है 12 डेज आ रहा है। डी इसकस टू कितना जनरेट हो रहा है 12 डेज जनरेट हो रहा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। बोला द जेन्युइन रिबेट ऑन अ बिल ड्यू 9 मंथ्स। अच्छा देखो रिबेट की बात की जा रही है और रिबेट में क्या है 9 मंथ्स का जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले तो देखो ये रिबेट जो भी है इसमें हम लोग जो डिस्कस करते हैं क्या बोलते हैं रेट, वो रेट एक्चुअली हमारा ईयरली चलता है। तो हम क्या करेंगे 9 मंथ को ईयरली कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमको सिंपली 12 से डिवाइड करा देना है। किससे डिवाइड करा देना है 12 से डिवाइड करा देना है। अच्छी तरह से जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो ये भी चीज़ हमको समझ आती है कि 12 महीने मतलब 1 ईयर। हमको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 1 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर। तो इसका मतलब अगर हमने 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया तो 9m इक्वल्स टू 9/12 ईयर। अब तो क्लियर हो गया होगा। सिंप्लीफाई किया देन वी गेट दी 3/4 ईयर। क्या कहा, देन वी गेट दी 3/4 ईयर। अब ये जो 3/4 अपने पास आया है, यहाँ से ज़रा स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है। प्रेजेंट वर्थ के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है PW इक्वल्स टू 100 इंटू आपको दूसरा देखने को मिलेगा टोटल डिस्काउंट TD होल अपॉन R इंटू टी। हालांकि इस टॉपिक को भी अगर आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। जितनी भी सीरीज़ है 1 2 मुझे लगता है शायद 18-19 सीरीज़ हैं, सारी लाइन से देखते चले जाइएगा। यहाँ पर उसको ट्रिक से भी इसी क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। तो 100 इंटू TD की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी है 180 रुपीज़। ये देखो आपको दे रहा है पर एनम के हिसाब से। तो 180 अपॉन R की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कितनी है 3/4 इंटू टाइम आपको पता चल रहा है कितना है 6% ऑफ। ये आपके पास टाइम था और आपका जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है 6% यानी 6। तो ये अपने पास टाइम जनरेट हुआ और ये अपने पास सिंप्लीफाई हमने किया तो मुझे लग रहा है कि 6 3 जा, फिर 3 से कैंसिल कर दिया, देन वी गेट दी 10, 4 ऊपर जाएगा एंड वी गेट दी 4000। कितना जनरेट होता है 4000। हालांकि अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्रिक से बताऊं तो ट्रिक से आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 इंटू 3/4। क्या कहा 6 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 180। यहाँ पर जो टोटल डिस्काउंट है उसको हम लोग SI से कंसीडर करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 इक्वल्स टू 40। हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल था वो एक्चुअली 100 था। तो जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया वैसे ही हमारे पास कितना जनरेट हो जाएगा 4000 जनरेट हो जाएगा। 6 3 जा 18 तो 40 आएगा। यहाँ पर कितना जनरेट हो जाएगा 40, देन वी गेट दी 4000। ये 40 जनरेट होगा भाई। 3 6 जा 18 से 18 जब कैंसिल होता है देन वी गेट दी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई। हालांकि अगर आपको ये समझ आ रहा है तो फॉर्मूला मैंने बता रखा है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 6 इंजन कंज्यूम 15 मेट्रिक टन ऑफ कोल। अच्छा यहाँ पर फिर मैं वही बात अपनी रिपीट करूँगा कि हमें क्या करना है, हमें M1D1 इक्वल्स टू M2D2 को अप्लाई करना है। किसको किसको अप्लाई करना है M1D1 इक्वल्स टू M2D2 को। अब क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है 6 इंजन, इंजन मतलब हो गया मेन, और 15 मीट्रिक टन कोल विच 9 आवर पर डे। आवर मतलब M1D1 H1 आवर, M2D2 H2। अब बाकी जो बचा इसी के 15 मीट्रिक टन ये कंज्यूम कर रहा है तो इसको हमने मान लिया C1 और इसको हमने मान लिया C2 जो भी कंज्यूमिंग सिस्टम है। M1 मतलब 6 हो गया, D1 मतलब देखो आ डे 1 इंटू H1 मतलब 9 आवर होल अपॉन यहाँ से C1 कितना कवर कर रहा है 15। फिर इसकस टू M2 की बात कर रहा है हाउ मच कोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8 इंजन। 8 इंटू 12 घंटे काम करेंगे इंटू जो डे है वो फिर एक दिन का आ रहा है इंटू 1, और फिर अपने पास क्या है, अपने पास कुछ नहीं है C2 जनरेट करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इट बीइंग गिवन दैट 3 इंजन ऑफ फॉर्म टाइप कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन ऑफ लेटर टाइप, यानी 2 टाइप के इंजन दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है जितना 3 इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन। मतलब ये आपको बता रहा है कि 3 इंजन की जितनी खपत होगी यानी 3E1 इक्वल्स टू 4E2। सिंपल सी बात ये है
कि पहले वाले जो इंजन है वो जितना 3 इंजन कंज्यूम कर रहे हैं, बाद वाले उतना ही अमाउंट 4 इंजन कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो ठीक है भाई, सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो मुझे लगता है शायद 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा। तो मुझे लग रहा है जो हमको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 3/5 इक्वल्स टू यहाँ से 16/C2। 16 को हम एक्चुअली लिखना चाह रहे हैं 4/4। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंजन 2 के लिए है, ये इंजन 1 के लिए, और यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई है 3E1 इक्वल्स टू 4E2। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, जहाँ पर 3 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्चुअली ये E1 E2 नहीं मेंशन कर रहे हैं, अगर आप मेंशन करेंगे तो यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर कट समझ आने लगेगा। फिलहाल अभी आप पूरी सीरीज़ देख चुके हैं, तभी मॉक टेस्ट पेपर अटैम्प्ट ले रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ रही होंगी। कितना कंज्यूम करेगा, C2 इक्वल्स टू 20, C2 इक्वल्स टू 20 मीट्रिक टन, ये आपका आंसर आ जाता है। तो C2 20, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। ये एक क्वेश्चन अपने पास फिर आया, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स, 1 आवर, 3/, ये 30, ये थोड़ा सा पहले सबसे पहले यूनिट पर ध्यान देंगे। 30 मिनट्स दे रहा है, फिर 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स, ये भी क्लियर है। 3/2 आवर का मतलब हो गया, इसको भैया थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3/2 आवर का मतलब हो गया 3/2 इंटू 60, देन वी गेट दी 90 मिनट्स। कितना, 90 मिनट्स। इसके बाद में फिर हमारे पास क्या बच रहा है, फिर बच रहा है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 प्लस 45, देन वी गेट दी 105। अच्छा, इतने अंतराल पर जो है बीप बार बार हो रही है। जो बोल रहा है इफ़ ऑल दी बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी दोपहर में 12 बजे अगर सारी बीप एक साथ होती हैं, तो पूछ रहा है फिर कितने बजे सारी बीप एक साथ होंगी। तो ठीक है, इसके लिए तो बिल्कुल आसान है, 30, 60, 90 और 105 का बच्चा ले लेना क्या, एलसीएम। अगर आप इसे एलसीएम लेते हैं तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, और साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से यहाँ से जो एलसीएम जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है 1260। कितना जनरेट हो रहा है, 1260 मिनट्स। एक काम करते हैं, इसको ज़रा आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1260/60 देन 21, 21 घंटे। अब ठीक दोपहर में 12 बजे, ये आफ्टरनून का समय है, ये नून में 12 बजे जो है सारी बीप्स एक साथ बजती हैं 21 घंटे बाद। तो बच्चा पहले 12 ऐड कर दिया, तो दोपहर 12 में जब 12 घंटे ऐड किया तो ये रात का 12 हो गया। कितने बजे का, रात का 12 बज गया। अब हमें ऐड कितना करना था, 21 घंटे। 21 घंटे में पहले 12 घंटे दी गई, तो बचा हुआ जो घंटा है वो कितना, 9। और ये जब रात में 12 बजते हैं तो बच्चा घड़ी देखना, उसमें डबल 0 आ जाता है, ना कि 12 आता है। 9 जब इसमें ऐड कर दोगे तो इसका मतलब सारी जो बीप हैं वो सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब बीप करेंगी कितने बजे, ठीक सुबह 9 बजे। अब यहाँ से ये ज़रा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली कमेंट सेक्शन, डाउट सीजन मैं तभी क्रिएट करता हूँ जब मेरे पास डाउट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये हरिवंश मिश्रा एक हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने 3 दिन पहले ये कमेंट किया हुआ था कि सर ये इस टाइमिंग पर ये इनको एक क्वेश्चन नहीं समझ आया है। टाइमिंग इन्होंने मेंशन की हुई थी। एक्चुअली यार हरिवंश, मुझे तुम्हारा डाउट याद था, लेकिन मेरे पास अभी और डाउट आए नहीं, तो फिर मैंने बनाया नहीं। लेकिन अभी आज इन्होंने ये देखिए, आज इन्होंने फिर एक्चुअली मुझे कमेंट किया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा आज कि एक टेस्ट सीरीज़ में इन्हीं का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन गियर आप देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के ही नाम से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति शांत जल में इतने किलोमीटर पर आवर, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मुझे लग रहा है शायद 9 3 27 28/3 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है। चल सकता है तथा उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक जाने में जितना समय लगता है उसका तिगुना समय उसे धारा के विरुद्ध उतनी दूरी तय करने में लगेगा। अच्छा, क्या बात कही जा रही है? हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है, हमने मान लिया कि वो व्यक्ति यहाँ से चलता है और इतनी डिस्टेंस चेस करता है, ये धारा इसी दिशा में बह रही है, यानी नदी
इसी दिशा में बह रही है, इस दिशा में, वो पहले जाता है फिर आता है। टोटल डिस्टेंस पहले हम पता करेंगे। हमने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा में जो हमारी गति होगी, क्या कहा, धारा की दिशा में जो भी गति हो रही है वो एक्चुअली b प्लस सी हो रही है, और इसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, समय, वो मान लिया t1 है। तो फिर धारा की जो विपरीत दिशा है, क्या कहा, धारा की विपरीत दिशा, अरे भाई एक बार जाएगा फिर आएगा, तो धारा के विपरीत दिशा में जो गति है यानी जो स्पीड है वो b माइनस सी हो जाती है, और जो टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम कंज्यूम हो रहा है t2। ठीक है, अब यहाँ से एक कंसेप्ट हमारा ये क्लियर होता है कि जितना गया उतना ही आया, तो x तो दोनों में कॉमन हो चुका है। अब x अगर दोनों में कॉमन हो चुका है तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या कहा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बच्चा अगर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करें तो डिस्टेंस हमको पता चल चुका है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड इनटू टाइम की बात की तो ये स्पीड रहा, ये टाइम रहा, ये स्पीड रहा, ये टाइम रहा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो x चला और फिर x वापस है, तो x तो दोनों में हो चुका है कॉमन। तो यहाँ से जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि b प्लस सी साथ में t1 इक्वल्स टू क्या जनरेट हो जाएगा, b माइनस सी और t2। खूब बात समझ आती है सर, चलो समझ आती है तो बेहतर बात है, और समझने का प्रयास करते हैं। ये लिखा है जितना समय उसको जाने में लगता है उसका तिगुना समय धारा के विरुद्ध वापस आने में लगता है। जाने में समय लगा मान लिया t1, तो उसका तिगुना समय वापस आने में लगेगा, और वापस आने में लगा समय t2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 3t1। क्या हो जाता है, 3t1। तो यहाँ पर जैसे ही हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमको देखने को मिलेगा b प्लस सी t1 इक्वल्स टू b माइनस सी और 3t1। क्या कुछ कैंसिल वैंसिल होता है, हाँ शायद ये तो कैंसिल हो रहे हैं। बच क्या रहा है, b माइनस सी इक्वल्स टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 3c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे लगता है 2b इक्वल्स टू 3c। अब 4 हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और ये यार b प्लस सी होगा। अब सही है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है b इक्वल्स टू 2c। क्या कहा, b इक्वल्स टू 2c। किसकी स्पीड दी गई है, कह रहा है शांत जल में व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल मतलब व्यक्ति को हमने बोट से रन कराया है, तो जो बोट की स्पीड है वही व्यक्ति की स्पीड है। तो बोट की स्पीड हमें कितनी दी जा रही है, बोट की स्पीड दी जा रही है 28/3। कितना दिया जा रहा है, 28/3 इक्वल्स टू 2c। तो बच्चा यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 28 कैंसिल होगा, देन 14/3। 14/3 अगर इसको कैंसिल कर देते हैं तो इसको कैंसिल करने के बाद हमको पता चलता है c इक्वल्स टू 14/3। और 14/3 का मतलब ये हुआ कि अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 3 जा 12 और 2 14, देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो अब ये अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है बच्चा, इस क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट लेंगे और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्चुअल में आपका आउटपुट क्या आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह समझ आ रही हैं। साथ ही साथ मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक जो मिल रहे हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो साहस है वो थोड़ा सा दुगना हो रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा मुझे मतलब शेड्यूल बिजी चल रहा है कि ये जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं मुझे रात में प्रिपेयर करते करते 12 बज जाता है। 12 बजे 1 बजे मैं सो रहा हूँ, लेकिन तब भी आप इतनी कम एज में इतने सिंसियर हैं और इतनी सिंसियरिटी के साथ में चीज़ों को अटैम्प्ट ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से जो जज्बा अपना बना करके रखें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।